जो उस समय अध्यापक हम लोगों को पढ़ाते थे, हाँ, उन टीचरों का डिसिप्लिन, मैनर्स बहुत ही हटके था। वो शाम को 4 बजे आ जाते थे कि काम किया है कि नहीं, और सुबह 4 बजे कि ये उठे कि नहीं। एग्जाम की तैयारी करा रहे बच्चों का, वो एग्जाम हमारा भी निकलना चाहिए। कभी भविष्य में कोई बच्चा पूछेगा कि सर आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उसका आंसर हम ये नहीं देना चाहते थे कि हम सरकारी जॉब नहीं करना चाहते। तो जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के वो पालते हैं, पोसते हैं, स्वास्थ्य में समय खर्च करते हैं, तो पहले से उनका पैसा तो हम खर्च कर ही चुके हैं। बिना पैसा खर्च किए हमारा पालन पोषण नहीं हुआ होगा, हम लोग बड़े नहीं होंगे। तो ये जो हम सोचते हैं कि हमारा सहयोग नहीं मिल रहा आर्थिक रूप से, वो कहीं ना कहीं हम सहयोग तो उनका पहले से ही ले चुके हैं। अब ये हमारी सोच पर निर्भर है कि हम उनकी जो हमारी जो सीमित संसाधन होते हैं उनको आप अवसरों में तब्दील करना चाहते हैं, या मुसीबतों में, या उनको अवरोध बनकर अपने जीवन के लिए एक मुसीबत पैदा करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को या अपने परिवार को या अपने आप को कोसते रहते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा प्रश्न आता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन या डेरिवेशन है और उसका फॉर्मूला सीधा सीधा दे दिया, तो हमारे दिमाग में हमेशा प्रश्न आता था कि ऐसा है क्यों। बस क्यों का जवाब खोजने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते थे। फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, रीडिंग हो गया, ये तो हमारे कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं आपका, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और आपका जीके जीएस हो गया, तो कुछ चीजें तो हमें लर्निंग से ही आती है। हमारा जो ब्रेन है ये नेचुरल है, ना कि कोई आर्टिफिशियल एक प्रकार से यंत्र है जिसमें कोई भी डाटा परमानेंटली उसमें स्टोर कर दिया जाए जो लंबे समय तक रहे। इसमें चीजें हम लोग भूलते हैं, जो जितना ज्यादा भूलता है वो उतना ज्यादा याद भी कर लेता है। सबसे अच्छा जो हमारा समय रहा है कोचिंग टाइम का, सबसे बेस्ट समय जो हम कभी दोबारा वापस शायद नहीं ला पाएंगे, वो हमारा जीडीआईएस में रहा। जी, LRC के जो संस्थापक हैं कृष्णपाल यादव जी, वो कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए हम थोड़ा विद्यार्थियों को डीपली पढ़ाते हैं, और मनोज सर का क्या है कि ऊपरी ऊपरी पढ़ाए और जल्दी जल्दी भागे। तो क्या ये बात सच है? वहां पर हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब रहा। पेट का पेपर था, यहाँ पर आपने देखा था कि पीईटी में मात्र हमने शायद 35 दिन क्लास ली थी, उसमें अधिकांश बच्चे हमारे सफल हुए थे। किसी भी बच्चे के नंबर 50 से अप्रॉक्स नीचे नहीं आए थे। वहां पे किसी भी बच्चे के नंबर 2-4 बच्चों को जो हमसे पहले से पढ़ रहे थे उनको छोड़कर किसी के नंबर 30 प्लस नहीं आए थे। अल्बर्ट में अगर कोचिंग की बात करी जाए तो अच्छे स्तर का कोचिंग अगर हम माने तो श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा माना जाता है। जहाँ तक आप जो भी रीजन हो, बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस हो या जो भी हो, तो आपका श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर से ये कोचिंग का नाम सुनते सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कंप्यूटर आज हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आप किस क्षेत्र में, ये बता दें कि कंप्यूटर में इसका यूज नहीं होता। जो आपने निस्वार्थ भाव वाला जो काम किया है और सभी शिक्षकों को एक मंच पर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निस्वार्थ भाव से जो काम किया है, शायद ऐसा एक कोरी कल्पना है जो कभी मूर्त रूप कोई दे नहीं सकता। तो ऐसा मंच ला करके आपने शिक्षकों को और साथ में बच्चों को जो उनके बेहतर भविष्य के लिए एक बहुत ही ऑप्शंस एकदम मुफ्त में देने का काम किया है, इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद। और पूरी जीडीएस फैमिली को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी सोच जो आपने बनाई है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। 10th में हमारी शादी हुई थी, हमें इतना पता है कि 10th में शादी के दिन भी हम किताब हमारे हाथ में थी, शादी के पहले। बस जो शादी का ड्यूरेशन था 1 दिन का, वो समय निकाल करके हमारी किताब हाथ से नहीं गई, क्योंकि उस समय हमारा एग्जाम था। जिंदगी हसीन है, कभी रुलाती है, कभी मुस्कुराती है, लेकिन जो भीड़ में मुस्कुरा जाता है या मुस्कुराता है, जिंदगी उसके सामने मस्तक हो जाती है। बच्चों की तरफ से भी कि इनका जो इनके प्रति जो हम कर पाए, इनका योगदान के लिए उनकी तरफ से हमारी द्वारा भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा मार्गदर्शन, सहयोग जो भी है हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अपने बच्चों को किसी ना किसी को सिविल सर्विस की तैयारी कराएंगे नहीं, उनको मुकाम तक पहुंचाएंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल जीत, जब तक ना हो सफल संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी को मनोज सर के बारे में बता दें, ये अपने ही गांव में रारा में डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं, साथ में आप लोगों को कोचिंग पढ़ाते हैं, और हाल में ही इनका रेलवे में फाइनली चयनित हो गए हैं। स्वागत करेंगे हम शिक्षा कॉफी विद जीडीआईएस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने समय निकाला। मनोज सर से जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा रही वो कैसे रही, कहाँ रही, और आपने क्या सोचा था कि कहाँ पहुँचेंगे इसके बाद। सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे जीडीआईएस के संस्थापक मिस्टर अचल सिंह यादव को, जिन्होंने इस छोटे से क्षेत्र तालबेट में, जो कि एक कोरी कल्पना थी, ऐसा मंच बनाने का जिसको आपने मूर्त रूप दिया है, जहाँ पर सभी सम्मानित शिक्षकों के साथ सभी बच्चों को रूबरू होने का मौका मिलता है। जहाँ तक हमें याद है
प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5 तक हमने सरस्वती ज्ञान मंदिर से की है। इसके बाद 7-8 में हमने लाल बहादुर शास्त्री, 9 से 12 तक हमने अपने ही मर्दन सिंह इंटर कॉलेज जो कि तालबेट में है, यहाँ से हमने अपनी शिक्षा की है। हमें बहुत अच्छी तरह से याद है कि 1 to 5th में जिस विद्यालय में हम लोग पढ़े सरस्वती ज्ञान मंदिर में, वहाँ का माहौल इतना अलग प्रकार का माहौल बना था। जो उस समय अध्यापक हम लोगों को पढ़ाते थे, वहाँ उन टीचरों का डिसिप्लिन, मैनर्स बहुत ही हटके था। वो शाम को 4 बजे आ जाते थे कि काम किया है कि नहीं, और सुबह 4 बजे कि ये उठे कि नहीं। मतलब रूटीन सिविल उनका स्कूल तक सीमित नहीं था, पूरा रूटीन देखते थे 24 आवर्स का। सबसे ज़्यादा सीखा मैंने वही विद्यालय से सीखा है, और वहाँ से अधिकांश बच्चे हमारे कहीं ना कहीं आज समय जॉब कर रहे हैं। बाकी और सभी विद्यालयों में हमने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन जो वहाँ का वातावरण हमें मिला, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आज तक हमें कहीं नहीं मिला। उच्च स्तरीय शिक्षा आपकी कैसी रही है, कहाँ से रही है, और वहाँ से आपने ऐसा क्या सीखा जो आपकी रियल लाइफ में काम आता है? हमारा उद्देश्य था टीचर बनने का, तो फिर हम विपिन बिहारी कॉलेज ग्रेजुएशन में बीएससी मैथ्स से की है, और मैथ्स में साथ साथ साइंस भी थी उसमें। तो जहाँ तक है हमने देखा है कि अपने सब्जेक्ट में जो साइंस है, सबसे ज़्यादा यूज साइंस का है दैनिक जीवन में, जो हमने सीखा है। क्योंकि मैथ के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन मैथ वास्तव में हमारी पूरे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो सबसे ज़्यादा मैथ हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला सब्जेक्ट रहा है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मैथ में ही था। और 12th में हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, पढ़ने से ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट किए हैं। आपका जो सपना था या सपना है, वो टीचिंग लाइन में जाने का है, और जैसा हम सब जानते हैं कि आपका वर्तमान में ही रेलवे में चयन हो गया है। तो क्या रेलवे का चयन आपका आत्म संतुष्टि वाला चयन नहीं है, या फिर आपका फ्यूचर में आप रेलवे में ही करेंगे कि टीचर के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और टीचर लाइन में जाएंगे? हम बता दें 2017 में हमने बीएससी की है। बीएससी करने के बाद हमारा एक ही उद्देश्य था टीचर बनने का। तो 2020 में हमने इसके लिए डीएलएड, जो कि टीचिंग के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है, वो किया है। 2020 में हम पूरी तरह से एलिजिबल हो गए थे टीचर बनने के लिए। 2020 में कोविड आया, तो फिर हमने सोचा अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे टीचिंग का, आपको प्रतियोगी परीक्षा तो पास करनी होगी। तो फिर हमने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी शुरू की। शुरुआत में हमने कोविड के टाइम पे अपने घर पे ही 2-4 अपने भाई बहनें थे, उनको हमने घर पे पढ़ाना शुरू किया। ऑनलाइन क्लासेस भी हमने दी, ऑफलाइन क्लासेस भी दी उस समय। फिर धीरे धीरे कंपटीशन में ही हमारा मन हो गया, तो कंपटीशन पर आने लगे। फिर वहाँ पे मुलाकात यहाँ पर हुई आपसे, तो 6 महीने हमने यहाँ पर पढ़ाया। चूँकि इस दौरान कोई वैकेंसी नहीं आई थी। जो जॉब हमारी है, ये 2019 का एग्ज़ाम था। 2019 में हमने फॉर्म फिल किया था, और 2020 में हम सारी पात्रताएं टीचर बनने की प्राप्त कर चुके। वर्तमान में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो इतना तो काबिलियत बननी चाहिए कि कोई एग्जाम, यदि हम जिस एग्जाम की तैयारी करा रहे बच्चों का, वो एग्जाम हमारा भी निकलना चाहिए। भविष्य में कोई बच्चा पूछेगा कि सर आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उसका आंसर हम ये नहीं देना चाहते थे कि हम सरकारी जॉब नहीं करना चाहते। क्योंकि या तो एग्ज़ाम की तैयारी वो करवाते हैं जो किसी फाइनल एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाते, या जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो तैयारी करवाते हैं जो आर्थिक रूप से सेटिस्फेक्शन नहीं चाह पाते, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, यानी जो व्यवसायिक करना चाहते। तो हम ना तो व्यवसाय वाले थे, और अपने आप को दिखाने के लिए कि हाँ, हम जो एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, हमें काबिलियत है कि नहीं है, इस वजह से उस एग्ज़ाम को हमने क्रैक किया। और अब ये हमारी मानसिकता पर निर्भर है कि हम उसमें ज्वाइन करें या ना करें। आपकी बात से एक चीज़ बहुत कॉमन निकल के आ रही है कि आपके कहीं भी किसी भी सपने में आपने परिवार का या माँ बाप का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने बोला कि ऐसा कर लो या ये चीज़ कर लो तो इससे सफलता हो जाएगी। जितने भी सेशन अभी हुए हैं, ज़्यादातर विद्यार्थियों के सवाल रहते हैं, शायद आप लोगों ने भी देखा हुआ, कि हमारे माँ बाप इस चीज़ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कि हम ये करना चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि ये चीज़ करो। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि जितने भी विद्यार्थी चयन होते हैं, तो हम लोग टीवी पे देखते हैं या सामने से हमने देखा है, तो सब ज़्यादातर विद्यार्थी बोलते हैं कि हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान इस चीज़ में रहा है पहुँचने में। इस बारे में आपकी क्या राय है? ईश्वर ने शायद इस ब्रह्मांड में सबसे अनोखी चीज़ हम कहें तो इंसान को ही बनाया है। हमें सोचने समझने का अधिकार भी दिया है। अब हम सोचते क्या हैं, हम आपको बताएं, जैसे हम एक किसान परिवार से हैं, और हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से अनुभव होगा, ज्ञात भी होगा, और मालूम भी होना चाहिए कि हम किसान परिवार से हैं तो हमें काम करना पड़ेगा।
अब यदि पिताजी ने हमसे कहा कि जाओ बेटा थोड़ा सा काम कर लो, खेत पर कुछ काम करना। अब यदि उस काम के बदले हम ये सोचें कि हमें काम करना है तो 4 घंटे हमारे बर्बाद होंगे, समय खराब होगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं है। हमने सोचा कि उस 4 घंटे में हमें काम भी करना है, क्योंकि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो हमें करना होगा। हमने उसी 4 घंटे में हमेशा अवसर खोजे हैं। यदि हमें पता चला कि सिंचाई करनी है तो बुक हाथ में ली और हमने साथ में सिंचाई का भी काम भी किया और हमने अपनी स्टडी भी की। तो हमने हमेशा अवसरों में जो मुसीबतें हैं या छोटे छोटे संसाधन हैं, सीमित संसाधनों में हमेशा अस्त्र खोजने का काम किया। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारा घर वाले या परिवार वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। और यदि हम बात करें सहयोग की, अब ये हमारी सोच पर निर्भर है कि हम उनकी जो हमारी जो सीमित संसाधन होते हैं उनको आप अवसरों में तब्दील करना चाहते हैं या मुसीबतों में, या उनको अवरोध बनकर अपने जीवन के लिए एक मुसीबत पैदा करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को या अपने परिवार को या अपने आप को कोसते रहते हैं। तो मेरा मानना है कि परिवार वाले सहयोग जितना उनका पॉसिबल होता हमेशा सहयोग करते हैं। अब आपकी सोच पर निर्भर है कि उस सहयोग को आप किस रूप में ले रहे हैं। जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं वो फैमिली के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा, ये हमें सोचना है। अब उन्हीं काम करने के साथ साथ हमें अवसर को खोजना है, ये भी हमें सोचना है। नहीं तो आप अपने आप को कोसेंगे, उन अवसरों को आप तब्दील करेंगे समस्याओं में, और ये सबसे बड़ी मूर्खतापन है और ऐसे व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। हम लोग डिमांड रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं बहुत ज़्यादा आजकल के युग की, और वो डिमांड और ये जो अपेक्षाएं हैं वो हमें एक सीमित संसाधन के रूप में और एक जो सिंपल फैमिली होती है उनकी अपेक्षा हम और एक हायर फैमिली से कंपेयर करने लगते हैं, तो वो हमें समस्याओं का एक जखरा खड़ा कर देता है। तो हमें खुद सोचना है, अपना विवेक का प्रयोग करना है कि हम जिस फैमिली में हैं उसमें हमें जो भी आवश्यकताएं की चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं उनको हमें अवसरों में बदलना है, ना कि समस्याओं में। आप मतलब इतने मतलब छोटे लेवल पर इतनी अच्छी तरह से तैयारी का किस प्रकार से की थी आपने, जो हम लोगों को पढ़ाते थे पहले, मतलब इतनी बेस्ट तैयारी कहाँ से की थी आपने? हम ये मानते हैं कि सीखने का हमारी खुद की स्ट्रेटजी रही है, और सीखना हमारी हैबिट रही है, ना कि याद करना। और कंसेप्ट सीखना, और कंसेप्ट आप यदि एक बार सीख जाते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको कभी बोर नहीं लगता, वो सब्जेक्ट आपको खेल की तरह लगता है। कंसेप्ट के बारे में पूछ रहे सर, जैसे कंसेप्ट आप समझते हैं तो ये मतलब हर कोई क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि सब लोग केवल उनका मानना ये रहता है कि हमें सिर्फ एक प्रकार से एग्जाम निकालना है, जॉब करना है। हमारा ये था कि जैसे हम ईश्वर ने हमें लाइफ दी है, तो लाइफ में ये चीज़ें आखिरकार बनाई क्यों है, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। हमारे दिमाग में हमेशा प्रश्न आता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन या डेरिवेशन है और उसका फॉर्मूला सीधा सीधा दे दिया, तो हमारे दिमाग में हमेशा ही प्रश्न आता था कि ऐसा है क्यों। बस क्यों का जवाब खोजने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते थे, और क्यों और कब और कैसे, इनका जवाब हमारे मन में, इनके प्रति हमारी जिज्ञासा हमेशा रहती थी, कल भी थी, आज भी और हमेशा। तो जिसके मन में जिज्ञासा रहेगी, जैसे मान लो आर्किमिडीज का सिद्धांत है या उत्प्लावन बल है और न्यूटन्स का लॉ है, यदि किसी ने दिए हैं तो दिए क्यों हैं और उनका रीजन क्या था। जैसे कहीं पर हमने पढ़ा कि मडगार्ड शब्द है, मडगार्ड, अब मडगार्ड शब्द बनाए क्यों है, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। तो लॉजिक के पीछे हम हमेशा भागे हैं, आज भी भागते हैं, हमेशा भागेंगे। तो वही चीज जिसके मन में आती है कि लॉजिकल है ना, सोचना है और इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट, हमेशा हम सीक्रेट के पीछे भागे हैं। तो उस वजह से हम हमेशा कंसेप्ट पर जाते हैं। नहीं तो सीधा सीधा आपने देखा होगा कि हमने बोल दिया कि हाँ मडगार्ड मिट्टी की रक्षा करने वाला होता है, अब बस इतना सा आपके लिए सफिशिएंट है, इतना सर ने बोला था याद कर लिया। हम उस पर सीमित रहे नहीं, हमने उसके पीछे सोचा कि क्यों दिया गया, इसका वास्तव में रीजन क्या है, और रीजन को खोजा हमने खुद से। यदि खुद से नहीं मिला तो हमने बुक्स देखा, यूट्यूब देखा या कहीं से भी सोर्स देखा, लेकिन उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो वो हमने हमेशा खोजा। इसी वजह से हमने अपना कंसेप्ट क्लियर किया और उसकी डीपली समझ विकसित की है। केवल हमने रटा नहीं है, सीखा है। बस ये रहा कि गाइडेंस के अभाव में हमारी जो सोच है सिर्फ टीचिंग लाइन तक सीमित रह गई, नहीं तो हम अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते थे। ऐसा क्या करें बच्चे कि इन्हें मतलब थोड़ा समझ विकसित हो मैथ के उसमें? शुरुआत में जो उसकी एज होती है सीखने की, जो लर्निंग एज होती है शुरुआत में बचपन अवस्था, यदि उस अवस्था से उसको अवॉइड कर दिया गया,
इसके बाद डायरेक्टली बच्चा चाहता है कि हम 12 साल के हो जाए, 18 साल के होकर के फिर चीज़ें सीखें, तो उस वजह से बच्चे को समस्या होती है सीखने में। हर चीज़ लर्निंग का एक अपना एक टाइम पीरियड होता है कि जिस टाइम पीरियड पे बच्चा बहुत तेज़ी से सीखता है और सिखाता भी है। यदि उस एक्चुअल टाइम पे बच्चे को सिखाया जाए तो बहुत जल्दी सीखता है। फिर क्या होता है कि बच्चे की उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है और बच्चे की उसमें इंटरेस्ट आने लगती है। अब इंटरेस्ट यदि बच्चे का नहीं जगेगा तो कहीं ना कहीं उसमें या तो उसने सही समय पर उसको सीखने का प्रयास नहीं किया या फिर उसकी उसमें रुचि नहीं है। तो दो ही फैक्टर होते। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें फैक्टर करती हैं। बच्चे का मेंटल स्तर, बच्चे की, क्योंकि सबका मेंटल स्तर एक जैसा नहीं होता, आई क्यू लेवल भी बच्चों का अलग अलग होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनका आई क्यू लेवल अच्छा नहीं होता तो वो चाहे कर भी नहीं सीख पाते। अब इसमें कहीं ना कहीं या तो उनका पालन पोषण या उनकी एक प्रकार से कहते हैं जो संतुलित आहार होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। नहीं तो बच्चे जो सीखते हैं एक्चुअल टाइम पे यदि सीखने का प्रयास करें तो बच्चे सीखते हैं, फिर उनको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगने लगता है और इंटरेस्ट के बलबूते पर बहुत अच्छे तरह से सीखते हैं। और यदि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है और बच्चे को जबरदस्ती सिखाया जा रहा है तो फिर बच्चों उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं लेते, फिर बच्चे उसमें कभी नहीं सीख पाते। तो दो ही चीज़ें कह सकते हैं, या तो सही समय पर आपने उस सब्जेक्ट पर कमांड बनाने के प्रयास किया, फिर उसमें आपने इंटरेस्ट जगाया, और जब इंटरेस्ट जग जाएगा तो फिर आपको वो सीखना नहीं, पढ़ना नहीं, आपको खेल लगेगा, और खेल में हमें एंजॉय आता है तो वो खेल आपको बहुत अच्छे से लगेगा। और यदि सही समय पर आप नहीं सीख पाते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपने समय का सदुपयोग नहीं किया या कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आपके एक प्रकार से एनवायरमेंटल में कमी रह गई जिसकी वजह से हम लोग नहीं सीख पाते। जीके अगर किसी की कमजोर है तो उस कॉन्सेप्ट को कैसे तैयार किया जाए अच्छी तरह? जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो हमारे कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं आपका, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और आपका जीके जीएस हो गया, तो कुछ चीज़ें तो हमें लर्निंग से ही आती हैं क्योंकि जिनको हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। नहीं तो जो दूसरा ये रहता है कि हमें हमेशा ज़्यादातर बच्चों को जीके को याद रखने के लिए उनके लिए बार बार एक प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास में जैसे भी कभी भी एक वर्ड का जिक्र आता है तो उससे हमेशा आपको रिलेट करना होगा कि हाँ, इससे संबंधित जितने फैक्ट बनते हैं वो सारे फैक्ट आपके बार बार याद करें। हम लोग स्टडी लाइफ में करते क्या है कि जो सोर्स हमारे पास होता है जीके का, एक बार हम लोग 100% के चक्कर में भागते रहते और 100% के चक्कर में ना तो हम कभी रिमेंबर कर पाते हैं तो पीछे की सारी चीज़ें याद होती हैं, मतलब भूल जाते हैं। और अक्सर ये चीज़ हमारे हिसाब से कॉमन सेंस एक प्रकार से नेचुरल है कि भूलना स्वाभाविक है। हमारा जो ब्रेन है ये नेचुरल है, ना कि कोई आर्टिफिशियल एक प्रकार से यंत्र है जिसमें कोई भी डाटा परमानेंटली उसमें स्टोर कर दिया जाए जो लंबे समय तक रहे। इसमें चीज़ें हम लोग भूलते हैं, जो जितना ज़्यादा भूलता है वो उतना ज़्यादा याद भी कर लेता है। तो भूलना स्वाभाविक है, फॉरगेटिंग इज अ कॉमन थिंग्स, लेकिन इट इज डिपेंड्स ऑफ आवर इंटरेस्टिंग। कुछ चीज़ें हमारी एक प्रकार से इंटरेस्ट पर निर्भर करती हैं। जो चीज़ें हमें इंटरेस्ट लगती हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं, और जो चीज़ें हमें इंटरेस्ट नहीं होती वो अक्सर हम भूल जाया करते हैं। तो जो अक्सर हम भूल जाया करते हैं उनको हमें बार बार याद करना होता है ताकि अब उसको हम लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो जैसे भी आप जीके की बात कर रहे हैं तो जब भी जीके का कोई भी टर्म्स आता है, जैसे भी आपने पढ़ा, तो उस टर्म से रिलेटेड जितने फैक्ट बनते हैं आपको उसी समय ब्रेन को तैयार करके उसी समय उसको रिकॉल करना है, रिमेंबर करने का प्रयास करना है। ऐसा स्टूडेंट बहुत कम कर पाते हैं, हमें बहुत 0.1% ही कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वो वास्तव में बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो हमें पानीपत का दूसरा युद्ध इतने में हुआ था, हमें याद है। इसके बाद जैसे दोबारा पानीपत का युद्ध आया 6 महीने बाद, हाँ चलो पढ़ा तो था हमने, अब किसके बीच हुआ था फिर से भूल गए। तो जब भी जैसे इसके टाइम इंटरवल में आपके बीच में यदि कभी दोबारा वो वर्ड आए तो उसके बारे में जितने फैक्ट थे बार बार आपको याद करना होता है, रिमेंबर करना होता है, क्योंकि ये चीज़ हमारी इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद करनी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरेस्ट पर आधारित होती हैं। और इंटरेस्ट आप तभी बना सकते हैं जब आपने उसका अच्छे से अध्ययन किया। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, तो हिस्ट्री के बारे में जैसे हम सीधा आपसे बोल रहे कि आप पानीपत का प्रथम युद्ध याद रख लो, या बाबर का कितने युद्ध हुए थे, दास प्रथा को कब खत्म किया गया। जब आप दास प्रथा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, सीधा रटने की अपेक्षा कभी जानने का प्रयास करेंगे, तो उसके बारे में आपको और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी, और वो सीख आपकी समझ में परमानेंटली एक प्रकार से स्टोर होगी लंबे समय तक। तो उससे संबंधित प्रश्न ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस कुछ चीज़ें हैं जो रिमेंबर करनी पड़ेंगी, तो उनका बार बार अध्ययन करना होता है। और जो चीज़ें रिमेंबर वाली नहीं होती वो इंटरेस्ट पर आधारित होती हैं, उनके बारे में डीपली पढ़ा है तो वो अपने आप याद रहता है। पहले आपने बौलारी में कोचिंग पढ़ाया, उसके बाद DDIs में पढ़ाया,
उसके बाद GLRC में पढ़ाया, उसके बाद अभी स्वयं अलग से पढ़ा रहे हैं, और इन सब के साथ साथ आप खेती वगैरह भी करते हैं, इन सब में भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो इन सब के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा आप चर्चा करना चाहें विद्यार्थियों से। कोचिंग पीरियड की बात करें तो हमने बौलारी में कोई परमानेंटली उद्देश्य से नहीं पढ़ाया था, वो अकस्मात घटना थी, वो आपको बता चुके थे कि फ्रेंड के लिए हम सहयोग के लिए आए थे, तो हमने ज्वाइन किया। वहाँ पे हमने 1 to 12 तक 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया है वहाँ पे। उस समय हमारा उद्देश्य ये था कि जैसे ही हमारा सुपर टेट आएगा हम टीचर बन जाएंगे और हम अपना टीचिंग करेंगे, इसके आगे का फ्यूचर होगा वो देखेंगे। फिर जैसे ही कोविड आया तो ये चीज़ नहीं बन पाई। फिर हमने आपके संपर्क में आया, यहाँ पे एक एग्ज़ाम आपने कंडक्ट कराया था शुरुआत में, तो उसी एग्ज़ाम के बाद फिर आपने भी कहा था कि यहाँ पर आप चाहें तो कंपटीशन का तैयारी कराएं, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ाते थे उस समय। तो सबसे अच्छा जो हमारा समय रहा है कोचिंग टाइम का, सबसे बेस्ट समय जो हम कभी दोबारा वापस शायद नहीं ला पाएंगे, वो हमारा GDIS में रहा है। क्योंकि उस समय GDIS में जितना आपने सहयोग किया, जो हमारी अंतरात्मा होती थी, जो फीलिंग्स होती थी, हमेशा आप इतना सकारात्मक फीडबैक देते थे। और उस समय जो हमारे पास बच्चे पढ़ने आए, इतने अच्छे बच्चे पढ़ने आए। ऐसा नहीं कि आज भी बच्चे अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे थे वो ऐसे थे, आपने देखा होगा कि गर्मी के सीज़न में, उस समय शायद अपने पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी, सीजन में 5-5 घंटे बच्चे बैठते, पसीना बच्चों का बंद नहीं होता था, हमारा भी पसीना बंद नहीं होता था, पूरा शर्ट पूरे कपड़े हमारे एक प्रकार से वाइट हो जाते थे, लेकिन बच्चे कहते थे सर अभी और पढ़ाओ। GLRC में जाने का हमारा कोई मोटिव नहीं था किसी भी प्रकार का, बस इतना सा एक थोड़ी सी जिसको अपन घटना कहेंगे कि ये था कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर के बच्चे और कंपटीशन के बच्चों में थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता था हल्का सा। जबकि ना तो संस्थापक जो फाउंडर हैं अचल सिंह, उन्होंने कभी कहा है हमसे जाने का, ना कभी हमने कहा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। हम दोनों में ये था कि जो क्लासेस एक नॉर्मल क्लासेस होती हैं, वैसी क्लास नहीं थी अपनी, हमने स्मार्ट क्लास को हम लोगों ने बहुत अच्छे से बना दिया था, और पूरा माइक से प्रॉपर पढ़ाई होती थी। तो जब माइक से पढ़ाई होगी तो बगल में ही लैब है कंप्यूटर, तो उसको डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक चीज़ है। अगर लैब में ज़्यादा आवाज़ होगी तो इन विद्यार्थियों को होना स्वाभाविक है। GLRC एक नई कोचिंग ओपनिंग हो रही है, और वो शायद हमारे एक प्रकार से सहयोगी ही, मतलब परिचित के हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हो सकता है कि हम दोनों मिलकर तालबेट में बहुत बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ, बहुत बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ। तो वहाँ पर हमें चीज़ें लगी कि 1-2 महीने तक चीज़ें थोड़ी सी सही रहीं। फिर वहाँ पर बच्चे, पता नहीं बच्चों के मन में क्या रहा कि बच्चों ने कहा कि सर हम यहाँ पर कोचिंग पढ़ना नहीं चाहते, या तो आप अलग कर लो, नहीं तो फिर हम कोचिंग कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो फिर हम, चूँकि हमारे पास समय था 4-5 महीने का, तो हमने कहा यदि भाई आप लोग इच्छुक हैं तो हम आपको अलग कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद फिर 2-3-4 महीने हमने जितना भी समय वहाँ पे दिया होगा, वहाँ पर हमारे बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब रहा। पेट का पेपर था, यहाँ पर आपने देखा था कि PET में मात्र हमने शायद 35 दिन क्लास ली थी, उसमें अधिकांश बच्चे हमारे सफल हुए थे। किसी भी बच्चे के नंबर 50 से अप्रॉक्स नीचे नहीं आए थे। वहाँ पे किसी भी बच्चे के नंबर, 2-4 बच्चों को जो हमसे पहले से पढ़ रहे थे, उनको छोड़कर किसी के नंबर 30+ नहीं आए थे। तो वहाँ पर बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब रहा। जो भी रीजन रहा वो अलग किया फिर हमने। फिर इस बार आप पेट का रिजल्ट देख लीजिएगा, GD का रिजल्ट देख लीजिएगा। सबसे टॉप रिजल्ट पेट का रहा हमारी कोचिंग का पूरे तालबेट में, और GD का रिजल्ट भी सबसे बेस्ट रहा। अधिकतम बच्चे का टॉपर जो स्कोर है हमारी कोचिंग का रहा। इसमें श्रेय हमारा नहीं है, हमारे बच्चों का ही है। हमारे बच्चे ही मेहनत करते हैं तो वो सफल होते हैं। GLRC के जो संस्थापक हैं कृष्णपाल यादव जी, वो कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए समय तो लगेगा ही। इसलिए हम थोड़ा विद्यार्थियों को डीपली पढ़ाते हैं, और मनोज सर का क्या है कि ऊपरी पढ़ाए और जल्दी जल्दी भागे। तो क्या ये बात सच है? देखो, हम जिस दौर में गुजरे हैं, जिस लाइन में हमने तैयारी की है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो प्रतियोगी परीक्षा का अपना एक ट्रेंड होता है। ट्रेंड क्या होता है कि एक पोस्ट में हजारों की संख्या में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। अब यदि उसमें बच्चों की समझ पूरी तरह से एक प्रकार से नहीं ली जाती है, यहाँ पर बच्चों को एलिमिनेट किया जाता है। और एलिमिनेट हमेशा जो एलिमिनेशन होता है वो सिर्फ फैक्ट के बेस पे होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के अलावा फैक्ट ज़्यादा याद कराना होता है, क्योंकि कंपटीशन में जो प्रतियोगी परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज को छोड़ करके, वहाँ पर फैक्ट पर ही काम किया जाता है। और
जब बच्चों के पास इसके साथ साथ फैक्ट के साथ साथ बच्चों की जो पारिवारिक स्थिति है, उनके पास जो टाइम पीरियड है वो भी को देखना होता है कि बच्चे के पास सिर्फ 2-3 साल का समय है। अब 2-3 साल में यदि बच्चा अपना पूरी तरह से एग्जाम की प्रिपेयर ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो 2-3 साल के बाद करेगा क्या? उसकी तो पढ़ाई घर पर हो जाएगी, पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा उनको। तो उन लिमिटेड टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना है, वो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उस पर हमने हमेशा काम किया है। डीपली ऐसा नहीं कि हम पढ़ा नहीं पाते या आता नहीं है, पढ़ाते हैं, लेकिन जो एग्जाम का ट्रेंड होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना होता है। हम वनडे एग्जाम की चूंकि तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ाते भी हैं, तो उसी पर हमने 100% ध्यान दिया है। और हमारा यदि ऐसा यदि नहीं करते तो सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा विदिन 2 ईयर्स में इतना सबसे बेस्ट रिजल्ट नहीं आता। और यदि जो ऐसा कहते हैं कि हम डीपली पढ़ाते हैं तो वो अपना डीपली पढ़ाने का उनका उद्देश्य ये है कि जब वो वनडे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और वनडे में वो चीज़ें आती नहीं है, तो डीपली पढ़ाने का उद्देश्य आपका क्या है? फिर आप अपने लिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं? 2 साल बाद बच्चे घर बैठ जाएंगे तो उनका डीपली का क्या यूज रह जाएगा? जिसके वो तो सोच रहे हैं, जैसे आर्मी का एग्जाम है, आर्मी के एग्जाम में 16.5 से 19 या 20 के समथिंग एज का लिमिटेशन है, अभी वर्तमान में 21 साल कर दिया गया। अब 3-4 साल का ड्यूरेशन है बच्चों के पास। उन 3-4 साल में बच्चों को आप यदि डीपली पढ़ाएंगे तो मुश्किल से 2-3 सब्जेक्ट ही पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होंगे, इतना ब्रॉड सिलेबस है। उन 2-3 साल में आप डीपली तैयारी करेंगे तो बच्चों का फिर फ्यूचर कहाँ जाएगा? जिनका उद्देश्य सिर्फ आर्मी में ज्वाइन करना है, तो लिमिटेड टाइम में हमें बच्चों के अकॉर्डिंग यदि पढ़ाना है तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। यदि डीपली पढ़ेंगे तो बच्चे का फ्यूचर तो बेस्ट बर्बाद होगा ना। तो हमने बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास किया, जिस वजह से रिजल्ट हमेशा बेस्ट आता है। और जो ये सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं। तालबेट में अगर कोचिंग की बात करी जाए तो अच्छे स्तर का कोचिंग अगर हम माने तो श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा माना जाता है। जहाँ तक अब जो भी रीजन हो, बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस हो या जो भी हो, तो आपका श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर से ये कोचिंग का नाम सुनते सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जो संस्था लंबे समय से चल रही होती है उस पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। यदि लंबे समय से, जैसे हम हैं अभी 2 साल पर आए, पता चला 2 साल बाद बच्चों के मन में ये रहता है कि आज ये दी है सर कल चले जाएंगे, भले उनसे हम बेस्ट पढ़ाते हों, बेस्ट देते हों, लेकिन हमारा क्या है कि जो बिलीव है लोगों का हमारे प्रति, वो बिलीव नहीं है, क्योंकि आज है कल नहीं है। तो यहाँ पर लोग अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाते कि हम बीच में रह जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन वहाँ पर यह है कि जिनका एक प्रकार से अब उसको आप व्यवसाय कह लीजिए या जिनका एकमात्र उद्देश्य कह लीजिए कि कोचिंग का ही है, तो वहाँ पर आपको चीज़ें परमानेंटली लंबे समय तक मिल जाएंगी, जिस वजह से बच्चे लगातार रूप से बिलीव करते हैं और बिलीव के बेसिस पर, लोगों की संख्या के बेसिस पर, ब्यूरो के बेसिस पर लोग जाते हैं। जैसा कि हम सब देखते हैं कि आज के समय में सभी चीज़ें लगभग कंप्यूटर से होने लगी हैं और हमारे यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा ही विद्यार्थियों को दी जाती है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है, थोड़ा विद्यार्थियों से साझा करें। कंप्यूटर आज हमारे दैनिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आप किस क्षेत्र में ये बता दें कि कंप्यूटर में इसका यूज नहीं होता? शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आप दूरसंचार किसी भी क्षेत्र में जाएं, कंप्यूटर नेसेसरी हो गया है ना। तो कंप्यूटर का ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। आप यदि एजुकेशन चाहते हैं, एजुकेशन में आपके पास फ़ोन है, वो भी कंप्यूटर है। लिमिटेड समय में एक घर पे बैठ के आप देश विदेश की सारी जानकारी रख सकते हैं। एटीएम है, वो भी क्या है, कंप्यूटर है, पूरा कंप्यूटर का काम करता है। तो लेन देन वो भी आप कंप्यूटर में कर सकते हैं। व्यापार पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड पे होता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, कंप्यूटर के बिना हमें लगता है कि कोई चीज़ पॉसिबल आज के समय वर्तमान में नहीं है। कंप्यूटर ने आज के जीवन को इतना सरल और इतना आसान बना दिया है कि जो काम हम कई महीनों में नहीं कर पाते थे, वो आज हम चंद मिनटों में और सेकंडों में कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का ज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जो कि जीवन को बहुत सरल और सहजता प्रदान किया है। सर मतलब जितना पढ़ते हैं सर उतना पेपर में कभी कर नहीं पाते हैं सर, इसका मतलब समझ में नहीं आता सर। इतने अच्छे से तैयारी करते फिर भी उसका उतना सर हमेशा मतलब जैसी पढ़ाई करे तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है सर हमारा। आप अभी तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को परिपक्व नहीं किए। परिपक्व का मतलब होता है कि हमें जो एग्ज़ाम हॉल होता है और उस समय जो हमारी मेंटलिटी होती है, डिप्रेशन होता है, उसको मैनेज करने के लिए अपने आप को आप तैयार नहीं कर पाए। और उसके लिए हमें मल्टी टाइम्स एग्ज़ाम देना होगा,
अधिकतम हमें एग्जाम के लिए प्रयास करना होगा, ताकि उस समय जो सिचुएशन हमारे मन में बनती है डिप्रेशन की, तनाव, उस तनाव को हमें हैंडल करना सीखना होगा। बाकी हम देखते हैं कि एग्जाम में मतलब एग्जाम के पहले बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते, लेकिन एग्जाम में अपना परफॉर्म नहीं दिखा पाते। अभी जैसे नॉर्मल वे में हम बात करें आपसे कि अभी आप हमसे घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपसे कहें कि आप 2 मिनट कोई शब्द बोलिए तो आप 2 मिनट शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, जबकि आप वैसे नॉर्मली घंटों बहस कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारे एग्जाम में होती है कि हम कई प्रकार से प्रिपेयर तो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में हम लोग डिप्रेस के शिकार हो जाते हैं। और उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है कि मल्टी टाइम्स आप एग्जाम दीजिए, अधिक से अधिक, और जो घबराहट होती है, जो कमियां होती हैं, उन कमियों पर काम करने का प्रयास कीजिए कि कमी हम कहाँ कर रहे हैं। कमी को सुधार लेंगे तो जो समस्या आपकी है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। शिक्षा कॉफ़ी विद GDIS में जो इनिशिएटिव हमने चालू करी है, इसमें जितने भी हमारे शहर के जितने भी अच्छे शिक्षक हैं, बहुत योग्य शिक्षक जो हमारे गुरु रहे हैं, वो सब आके वो विद्यार्थियों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। तो इस इनिशिएटिव का और लगातार हमें भी सीखने को मिल रहा है और विद्यार्थियों को सीखने को मिल रहा है। तो इस इनिशिएटिव का उद्देश्य भी हमारा यही है कि खुद भी सीखो और विद्यार्थियों तक भी उनको सिखाने का हमारा प्रयास रहा है। इन इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या विचार है? आप वर्तमान युग में देखते हैं कि सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार से लोगों को मानसिक शोषण करते हैं और फिर उनका उपयोग करते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन कॉफ़ी GDIS एकमात्र ऐसा मंच रहा है अभी तक जिसमें हमारे सभी सम्मानित शिक्षक को आपने सभी विद्यार्थियों से रूबरू होने का मौका दिया है, और एकमात्र ऐसा मंच जहां पर विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य के लिए अपना उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न का जवाब यहाँ से ले सकता है, क्योंकि शिक्षक हमारे हिसाब से कभी किसी विद्यार्थी को गलत रास्ता नहीं देता। तो जो आपने निस्वार्थ भाव वाला जो काम किया है, और सभी शिक्षकों को एक मंच पर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निस्वार्थ भाव से जो काम किया है, शायद ऐसा एक कोरी कल्पना है जो कभी मूर्त रूप कोई दे नहीं सकता। तो ऐसा मंच ला करके आपने शिक्षकों को और साथ में बच्चों को जो उनके बेहतर भविष्य के लिए एक बहुत ही ऑप्शंस एकदम मुफ्त में देने का काम किया है, इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद। और पूरी GDIS फैमिली को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी सोच जो आपने बनाई है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जितना भी सहयोग बनेगा हमारे शिक्षकों का, हमारे सम्मानित शिक्षकों का, हम लोग हमेशा इसके प्रति तत्पर रहेंगे। और ऐसा मंच वास्तव में जो कि एक कल्पना थी जिसको आपने मूर्त रूप दे करके हम सबके बीच संजोया करके रखा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और GDIS आने वाले समय में एक ब्रांड बन के आए एक बहुत बेहतर क्षेत्र में, क्योंकि आपने हमेशा शिक्षा के मार्ग में, एजुकेशन के लिए, क्योंकि आज के समय लोग अंधविश्वासों को फैलाते हैं, अंधविश्वासों को फैलाकर लोगों को मन में तरह तरह की भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन आपने जो तरीका अपनाया है एजुकेशन लाइन का, क्योंकि एजुकेशन व्यक्ति यदि एजुकेटेड होता है तो उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, उसको कोई पागल नहीं बना सकता। आपने एजुकेशन का प्रचार के माध्यम से जो अंधविश्वास हटाने का काम किया है, और शिक्षकों के और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किसी प्रकार की समस्या का समाधान का एकमात्र मंच तैयार किया है, वो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से शायद कोई नहीं कर सकता। इसके लिए कोटि कोटि GDIS फैमिली को पुनः बारंबार नमन। हमारा क्या था कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, तो कोचिंग को कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं सजोते कि भाई तुम 7 बजे आ सकते 7 बजे आ जाओ, तुम 9 बजे आ सकते 9 बजे आ जाओ। हम हमेशा कोचिंग का जो लेवल बनाते हैं वो बच्चों की मेंटलिटी स्तर को लेके बनाते हैं। यदि 5 बच्चे यदि हमारे ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो 5 के लिए भी हम 2 घंटे दे सकते हैं, एक बच्चे के लिए भी हम लोग 2 घंटे दे सकते हैं। जो हमारी ये हैबिट है कि एक बच्चे की मतलब ऐसा नहीं हो कि एक बच्चे का मतलब एक बच्चे की वजह से हम 2 घंटा दे रहे हैं और उसमें हमें यदि 500 रुपये मिलते हैं तो उसी 2 घंटे में हम 20,000 कमाते। हमारी सोच कभी ऐसी रही नहीं है। 5 बच्चे यदि हैं, इन लोगों का हमने 5 बच्चों का ही बैच बनाया था, 5 में से वर्तमान में आज 5 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, एक बच्चा नहीं रहा। अब अनफॉर्चुनेटली कोई अंडर हाइट है तो किसी वजह से, लेकिन एग्जाम कोई ना कोई बच्चा एग्जाम निकल चुका है। तो यही योगदान इनका रहा है, इन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमने तो इनको मोटिवेट किया है, लेकिन हम इनसे एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों रूप से मोटिवेट हुए हैं। तो हम लोगों को बीच में जो सामंजस्य इतना बेहतर रहा है कि ये हमें चाहते थे कि आप बेस्ट करें, हम चाहते और ये कहते हैं कि सर हम बेस्ट करेंगे, बस आप तो हमें दिशा देते जाओ।
तो इसी वजह से आज हमारे सारे बच्चे सफल हैं। आप बताते हैं कि कोचिंग में आपका इतना अच्छा परफॉर्म था, आपका मन था, और विद्यार्थियों का भी मन था, और बहुत अच्छा चयन, जो परसेंटेज थी वो भी बहुत अच्छे स्तर की थी। तो फिर आपने ये नौकरी में जाने का डिसीजन क्यों रखा है? पहला सवाल आपसे ये है, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपका चयन रेलवे में हो गया है, तो क्या आपका जो सपना था टीचिंग लाइन में जाने का, उसकी दौड़ जो थी वो अब रुक जाएगी या फिर अभी भी जारी रहेगी? और जो एग्ज़ाम हमारा क्रैक हुआ है 2018 को हुआ। हमने जितने एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं सारे एग्ज़ाम हमने टीचिंग रिलेटेड ही दिए हैं। रीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन किसी वजह से वो हमारा एक प्रकार से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। MP टेट का एग्ज़ाम हम दे नहीं पाए। एक एग्ज़ाम हमने अभी दिया था जूनियर एडेड का, तो उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। बाकी हमने और लेखपाल का भी दिया था, वो भी पेंडिंग में है, उसमें भी शायद हो जाएगा हमारा, यदि अच्छी तरह से फेयर रूप से होता है। बाकी हमने और किसी क्षेत्र में एग्ज़ाम दिए नहीं हैं। और एक एग्ज़ाम हमने एयरफोर्स का दिया था शुरुआत में ही, जब हम शायद 18 लगभग इंटर ही नहीं किए थे, सारे 16 से सारे 19 के बीच रहता है, तो उसमें भी हमारा एग्ज़ाम हुआ था, दोनों क्वालिफाई हुए थे, छतरपुर में दिया गया था। तो एग्ज़ाम उसमें रनिंग में हम रह गए थे एयरफोर्स में। तो उसके बाद हमने जितने एग्ज़ाम दिए सारे टीचिंग एग्ज़ाम दिए। और अभी जो आप बात कर रहे हैं रेलवे चयन की, जी हमारा एग्ज़ाम 2018 का है, क्योंकि जब कंपटीशन लाइन में हमें इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि हमें किस क्षेत्र मतलब कौन से एग्जाम को देना है और क्या हमारा टारगेट रहा था। शुरू से टारगेट ओनली एक था, शिक्षक बनना। अब एग्जाम एक प्रकार से लोग कहते थे कि भाई एग्जाम दे लो, एक्सपीरियंस मिलता है। तो 18 में की जो 19 की वैकेंसी, सॉरी 19 की वैकेंसी है, ये 19 में फॉर्म फिल हुआ था, पेपर हुआ है 2022 में, और इसका अपॉइंटमेंट होना है 23 में। तो जो 19 की वैकेंसी, अब शिक्षक की दौड़ अभी भी जारी रहेगी कि केवल शिक्षक हम हमेशा शुरू से ही हमारा सपना है शिक्षक बन के सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे और इसको दौरे को बरकरार रखेंगे। और विदिन जैसे ही वैकेंसी आएगी हमारी एक सीट सुरक्षित है, हमें ऐसे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। शादी के बाद जो पार्टनरशिप होती है वो जीवन का एक दूसरे के सारथी होते हैं, लेकिन अगर एक कच्ची उम्र में शादी किसी की हो जाए तो वो सामने वाला जो पार्टनर होता है वो में भी वो मैच्योर ना हो। ये उस समय मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन इनका समय जब था शादी का समय, तो पार्टनर इनके जो थे वो मैच्योर नहीं थे। तो उस समय को आपने कैसे फेस किया और आज आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी है? क्योंकि एक जब बॉन्ड तब बनता है तब दोनों की मेंटली, दोनों की थिंकिंग जो है वो सेम होती है। अगर ये बात करें शिक्षा को लेके और वो बात करें रोटी को लेके, तो वहाँ पे बॉन्डिंग बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस थोड़ा बॉन्ड को आप थोड़ा शेयर करना चाहें विद्यार्थियों से। शादी हुई है वो ज़्यादा कोई वैसी मजबूरी से नहीं हुई, बस हमें इतना पता है कि जब हम 8 में पढ़ते थे तब से हमारे रिलेटिव आना शुरू हो गए थे। कक्षा 8 से ही पता चला हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पता चला कोई गाड़ी वाला सामने देख के जा रहा, देखो वो है लड़का, देख जाओ नहा रहे हैं, नहाते वक्त लड़का देख के, मतलब जितने हमारे रिलेटिव नहीं आते थे उतने उससे ज़्यादा हमारे उस समय मन में भी लड्डू फूटता होगा, जल्दी से हो जाए। हमें सामाजिक उस समय ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमारी शादी 10th में हुई थी और हमारे परिवार वालों ने हमें सामाजिक ज्ञान से शायद बचपन में दूर रखा। हमें सच बताएं तो आज से 2-3 साल पहले पता चला था कि हमारी 6 मौसी हैं। अभी तक इतना दूर रहे हम सामाजिक ज्ञान से, रियल बताएं तो शायद शादी के लिए भी हमें कोई आइडिया नहीं था, बस यही पता था कि शादी होती है, शादी में हम इलेक्शन जैसे प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं, सामने प्रचार करते हैं लोग, है ना। तो इतना सा हमें ज्ञान था, ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। शादी हमारी भी मेच्योरिटी में नहीं हुई थी, सच में हमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कॉमन सेंस ही नहीं था। तो क्योंकि वो शादी के टाइम पे हम, जैसे हमारा 10th था तो 10th में हमारी शादी हुई थी, हमें इतना पता है कि 10th में शादी के दिन भी हम किताब हमारे हाथ में थी, शादी के पहले बस जो शादी का ड्यूरेशन था 1 दिन का, वो समय निकाल करके हमारी किताब हाथ से नहीं गई, क्योंकि उस समय हमारा एग्जाम था। तो उसमें भी हमने 10th किया तो अच्छे खासे मार्क्स से टॉपर ही रहे हैं, 12th में भी टॉपर रहे। 12th में हमारा समय सालबेट में रहा, 3 साल हम BSc किए तो झांसी रहे, 1 साल फिर हमने ITI के लिए हमने ललितपुर समय दिया, वापस फिर 1 साल हमने फिर से तालबेट में समय दिया। तो जहाँ तक हमारा समय जो वो समय था शादी के टाइम का, लगभग हमारा बाहर बीता है। लेकिन फिर भी बात करें कि लाइफ पार्टनर की, तो उनका काफ़ी सहयोग हमारी लाइफ में रहा, आज भी है, कल भी था। कभी हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं रही किसी प्रकार की, ना बाउंड हमने कभी किया है और कोई ऐसी हमें समस्या उत्पन्न नहीं हुई। बाकी कहें तो यदि जैसे फाइटिंग शब्द है,
जब फाइटिंग शब्द बना है तो स्वाभाविक है कि होता ज़रूर है ना। तो कभी कभी नोकझोंक होती रहती है, वो तो जब जिन्होंने हमें बनाया है वो भी नहीं इससे अचूके रहे तो हम तो आम इंसान हैं, तो ये तो 32-36 का आंकड़ा चलता ही रहता है। लेकिन हमारी आदत ये रहती है कि जहाँ तक बंधन टूटने की बात आ जाए हम झुक जाते हैं। इसमें हम ये नहीं समझते कि हमारी बेइज्जती है या हम अपने आप को नीचा दिखाना चाहते हैं। जहाँ पर रिश्ते टूटते हैं हम वहाँ पे अपने आप को झुका लेते हैं, है ना, ताकि हमारे रिश्ते बरकरार रहें। तो बाकी ऐसा और कोई ऐसी समस्या हमारे सामने हुई नहीं है। बाकी उनका सहयोग हमारी लाइफ में पूरा रहा है। आज भी हम पूरी तरह से पारिवारिक काम से पूरी तरह फ्री हैं, वो भी उनका योगदान है ना। बढ़िया। बाकी लाइफ पार्टनर देखो ऐसा है कि यदि समान सोच वाले मिल जाए तो सौभाग्य की बात है। ताकि आपका समान सोच वाले मिल जाए तो अच्छी बात है, आपका समय और बेहतर तरह से कट जाएगा। लेकिन यदि विपरीत सोच होती है तो कहीं ना कहीं किसी एक को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो हम कंप्रोमाइज़ करेंगे या सामने वाला कंप्रोमाइज़ करेगा। तो जहाँ तक है हमारे बीच में कोई ऐसी कभी बात नहीं आई है कि हमें आपसी में कोई मतभेद हुआ हो या पढ़ाई के प्रति हमें कोई समस्या पैदा हुई हो। कभी कोई हमेशा सहयोग मिला है। तो आज उन्हीं के मतलब माँ बाप का साथ तो हमेशा रहा है, लेकिन फिर भी लाइफ पार्टनर या धर्म जो कहेंगे उनकी वजह से हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई। आप तो स्टडी कर रहे हैं, आपका स्टडी का टाइम है, सामने वाला बंदा स्टडी नहीं कर रहा, तो उनके दिमाग में चीज़ें अलग चलती हैं, क्योंकि सबका देखो थिंकिंग पावर सबकी अलग अलग होती। आप जैसा सोच रहे हैं आपके मन में वैसे विचार आएंगे, सामने वाला जैसा सोच रहा है उसके मन में वैसे विचार आएंगे। अब आप 24 घंटे स्टडी में दे रहे हैं तो आपके मन में वैसी भावना प्रेरित होगी, वैसे सोचेंगे। सामने वाला का लग रहा है कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारा मन हो कि हम घुमाएं, बात कर लें, है ना, कहीं रिलेटिव में बात कर लें। अब आप चाहेंगे कि भाई बात करो तो हमें प्रॉब्लम होगी, हम डिस्टर्ब होंगे, तो कहीं ना कहीं पर ऐसी सामंजस्य में शायद प्रॉब्लम्स आती है कि सिमिलरिटी वहाँ पे नहीं हो पाती। तो बाकी ऐसा कुछ और ज़्यादा हुआ नहीं है कि ज़्यादा कोई विशेष मुसीबत के सामना करना पड़े हमें। लेकिन जहाँ तक है हमें ऐसा लगता है कि शादी एक ऐसे समय पर होना चाहिए जिसमें हम पूरी तरह से स्टेबल हो जाएं। और दूसरी चीज़ हल्का सही आता है कि जैसे हम स्टडी टाइम पीरियड में हैं, अब स्टडी टाइम पीरियड में हम अर्निंग तो करते नहीं हैं, अर्निंग नहीं करते, और सबके लाइफ पार्टनर आपका उसकी भी कुछ हॉबी होंगी, उसकी भी कुछ आकांक्षाएं होंगी। अब हम अपनी स्टडी में अपना पैसा खर्च करें कि उनकी हॉबी में खर्च करें। अब हॉबी में खर्च नहीं करेंगे तो हमें भी बुरा लगेगा, सामने वाले को भी बुरा लगेगा कि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही। और वहीं पर यदि दूसरा वाला कैंडिडेट जो कि स्टडी नहीं कर रहा, यदि वो ज़रूरतें पूरी करता है दूसरे पर्सन की, अपने पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर हमारे पार्टनर को मन में थोड़ा सा फील होता है कि कहीं पर हम सही नहीं हैं या हमारे साथी हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। भले ही कितनी अच्छी सोच वाले हो, लेकिन मन में थोड़ा बहुत फील ऐसा होता है। तो ये समस्याएं शायद थोड़ी बहुत आती हैं। बाकी लेकिन यदि समझदार इंसान है तो वो समझ सकता है कि अभी कुछ दिन का ही स्ट्रगल है, फिर हमारी पूरी तरह से ज़िंदगी सेट है ना। धन्यवाद। आप जब बोलारी में कोचिंग पढ़ाते थे तो हमें लगता है कि अगर बोलारी से अगर हम आपको ना बुलाते तालबेट में तो शायद आप वहीं पे सीमित रहते और इन विद्यार्थियों से मिलने का आपको मौका नहीं मिलता। तो इन विद्यार्थियों का सफल होना प्लस आपका इस स्तर का सोच बनाना, ये सब का क्रेडिट आप किस तरीके से देना चाहें, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए तो जितना हम शब्दों से तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि हमारा पहले ही से बताया कि कोचिंग का कोई मोटिव नहीं था। हम तो सिर्फ दोस्त के स्कूल को ज्वाइन कराने के उद्देश्य से गए थे। बस अकस्मात घटना हुई कि हम कोचिंग लाइन में आ गए। आपने वहाँ पे हमें इसके प्रति अवेयर किया कि आप जितना समय यहाँ पर देते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, यदि और लिमिटेड समय में, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोग अपने कितना भी व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट होगा, लेकिन एक प्रकार से कहते हैं कि उसकी लिमिटेड एरिया में इसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। लेकिन आपने उस चीज़ को हमें आंका था कि आप वास्तव में एक बेहतर एक प्रकार से परफॉर्म दे सकते हैं यदि इस इम्प्लीमेंट को कर पाएँ। तो आपने हमें इंस्पिरेशन दी, प्रेरित किया, और उस इंस्पिरेशन की वजह से ही आपने हमेशा हमें मोटिवेट किया। कभी भी हमारे मन में कोई भी नेगेटिव टर्म्स आए तो आपने हमेशा इतना उसमें पूरी तरह से ऊर्जा का संचार किया, फुल कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं भाई
तुम पूरा पेशेंस रखो। आपने पेशेंस सबसे ज़्यादा हमने आपसे ही सीखा है, पेशेंस रखना। एक क्वालिटी बहुत हमने धन्यवाद। सबसे ज़्यादा आपसे ही सीखा। पेशेंस के बल पर हम स्टेबल रहे। हमने भी अपनी लाइफ में बहुत की चीज़ों को उतारने का प्रयास किया। और एक चीज़ हमने आपसे और सीखी कि हर समस्या का समाधान है। कोई भी समस्या हो जीवन में, समस्या का समाधान होता ही होता है हमेशा। इसलिए समस्याओं को कभी भी आपको देखकर घबराना नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमेशा उतार चढ़ाव जीवन में आता है, आता रहेगा। जिंदगी हसीन है, कभी रुलाती है, कभी मुस्कुराती है, लेकिन जो भीड़ में मुस्कुरा जाता है या मुस्कुराता है, जिंदगी उसके सामने मस्तक हो जाती है ना। तो ये चीज़ हमने आपसे सीखा है। बाकी शब्दों से तारीफ कम है। और बाकी इन बच्चों के लिए जितना हमने योगदान दिया है उसका पूरा क्रेडिट हम आपको ही देंगे। आप यदि नहीं आते तो हम ना तो यहाँ पर आते, ना यहाँ पर हम कभी सोचते। अब एक लिमिटेड एरिया में रहते, पढ़ाते, सुपर टेट आता, निकल जाते, नहीं तो 2-3 साल और स्ट्रगल करते आराम से, वहीं पर 1 to 8 तक हम सीमित रहते। तो इसका आपका क्रेडिट है और इसके लिए बार बार आपका दिल से थैंक यू। और इन बच्चों की तरफ से भी कि इनका जो इनके प्रति जो हम कर पाए, इनका योगदान के लिए उनकी तरफ से हमारी द्वारा भी सभी को आपके बहुत द्वारा। बहुत धन्यवाद। और हमारा मार्गदर्शन, सहयोग जो भी है हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। से एक और सवाल कि भविष्य के क्या प्लान है आपके? सबसे पहले तो उद्देश्य हमारा है कि टीचर बनना। यदि बाय द वे किसी प्रकार से हम सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर पाए तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अपने बच्चों को किसी ना किसी को सिविल सर्विस की तैयारी कराएंगे नहीं, उनको मुकाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारा 100% सपना है। और दूसरा ये है कि यदि किसी प्रकार से हमें लगता है कि हम जो टीचर का सपना था, और टीचर का सपना हमारा इसलिए था कि हमने देखा था कि हमारे जो हमारे घर परिवार हैं, माहौल है घर का, जो पारिवारिक स्थिति रही है और जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर जागरूकता का अभाव रहा है। यदि जागरूकता होती तो हम बहुत आगे जाते। जितना हमने सुना है, जितना सीख पाए हैं, वो हमने थोड़ा बहुत सीखा है तो उस पर ही हमने काम किया। तो हमारा ये था कि टीचर बन करके जिस एरिया में हम रहेंगे उसमें हम इतना ज़्यादा विस्तार कर पाएंगे, इतना ज़्यादा अवेयरनेस करेंगे कि किसी को कभी कोई वर्ड, किसी से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। पहला तो हमारा मोटिव यही है, जहाँ पर टीचिंग का उद्देश्य एकमात्र ही है। और दूसरा है कि टीचिंग में अपने आप को यदि हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लगता है कि यहाँ पर भी हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, तो फिर से हम शिक्षा की लाइन में फिर से आएंगे और बच्चों के प्रति जो आज हमारा समर्पण है फिर से वही समर्पण देंगे और हम ऐसे हजारों बच्चों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा भविष्य का फ्यूचर का प्लान है। आपका जो लड़का है संस्कार, पढ़ने में बहुत होशियार है, हम सभी का मानना है। उसका क्रेडिट किसको जाता है होशियारी का? आपको जाता है या उनकी माँ को जाता है? वैसे इसका क्रेडिट तो माता पिता दोनों को जाता है जहाँ तक है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक है एजुकेशन लाइन में, क्योंकि हम ज़्यादा बेटर हैं अपने पार्टनर की अपेक्षा, तो एजुकेशन लाइन में तो हमने हमेशा प्रयास किया है। छोटे एज से ही हमने इस चीज़ में उनको ढालने का प्रयास किया, कैसे सीखना है, उनको कैसे सिखाना है, कितना समय सीखना है, कितने समय पढ़ना है, कितने समय खेलना है। ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें घटी हैं कि एक स्टूडेंट मतलब चाइल्डहुड होता है जो बचपन, उसमें बच्चा क्या क्या डिमांड रखता है, तो वो डिमांड हमेशा हम बच्चों की पूरी करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम नहीं चाहते कि यदि हमारी जो चाइल्डहुड लाइफ रही है उसमें हमें खेलने का मौका मिला है तो हम अपने बच्चों का ना दें, भरपूर खेलने का मौका देते। खेलो, स्टडी टाइम पे स्टडी करो, एंजॉय टाइम पे एंजॉय करो, हर प्रकार से। तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में हमने उनको हर प्रकार से एक्टिव रखा है। कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स उनके सामने शायद नहीं आती है, जो आने से पहले ही उनका हम समाधान बना देते हैं, क्योंकि उस रास्ते से हम लेटेस्ट में ही गुजरे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप संस्कार के सभी कांटों को हटा देंगे और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उन्हीं कांटों पर चलकर आप मजबूत हुए हैं, तो फिर सामने वाले की तो आप मजबूती को छीन रहे हैं? इस तरीके से कांटों पर चलकर संघर्ष करके ही व्यक्ति बन पाता है, अपने लक्ष्य के प्रति ठोस बन पाता है। बिल्कुल। तो फिर अगर आप सारे समाधान कर देंगे चीज़ों समस्याओं का, तो फिर कैसे वो अपने आप को स्टेबल कर पाएगा? तो हम इसलिए करते हैं कि जब हम स्टडी लाइफ में थे तो जैसे हमें पता चला कि हमें टीचर की फीस देना है, टीचर ने हमसे फीस के लिए बोला, तो यदि किसी दिन हमने फीस नहीं दे पाए तो दूसरे दिन हमें ये लगता था कि हम आज कोचिंग ना जाएं। मन में ऐसी
मतलब सोच डेवलप होती थी। तो इसकी वजह से हो सकता है भाई दबे हम कोचिंग ना जाएं, 1 दिन ना जाएं, 2 दिन ना जाएं। तो इसके लिए हम फिर फोर्स करें टीचर गार्जियंस पे, टीचर फोर्स करें कि नहीं फीस हमें रिकमेंड है। तो ऐसी जो मतलब ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं हम, ताकि बच्चे के मन में इस प्रकार की नेगेटिविटी ना आ पाए कि हमें लगे कि हमारे लिए कोई चीज़ मुसीबत बढ़ रही है। बाकी और ऐसी कोई नहीं है कि उनको हम कहते हैं कि भाई तुम यदि पढ़ रहे हो तो नहीं बेटा तुम 4 घंटे मेहनत करो, तो नहीं तुम 1 घंटे पढ़ लो। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ना ऐसे में हम उनको कोई सराहना देते हैं, ना सिंपैथी देते हैं। बाकी जो चीज़ें उनकी मेंटल पावर को या मेंटलिटी को डिस्टर्ब कर सके, उस मेंटल डिस्टर्बेंस को हम क्रिएट नहीं करवाते। उसके लिए हम फ्री रखते हैं, ताकि आपका ब्रेन एक प्रकार से बढ़िया से काम करे और आप जो सोच रहे हैं एक प्रकार से फ्रीली माइंड सोच पाएँ। बाकी समस्याएं जो हैं, ऐसी समस्याएं जो जिनकी हकदार हम हैं, जो हमारी वजह से क्रिएट हो रही हैं, वो दूर करने का प्रयास करते हैं। बाकी खुद उनकी पर्सनल समस्या है उनको सॉल्व करने का प्रयास उन्हीं को देते हैं, ताकि आप स्ट्रगल लाइफ को समझ पाएँ। क्योंकि जीवन जीने का मजा तो जिंदगी उसी में है जो स्ट्रगल से पूरी तरह से गुजरी हो, नहीं तो जिंदगी किस काम की। से लेजीनेस और आलस से आपको इतना क्यों गुस्सा आता कि आप डायरेक्ट बैच की छुट्टी कर देते हैं? मतलब लेजीनेस दिखते ही आप डिस्टर्बेंस समझने लगते हो, छुट्टी कर देते हैं बैच की। जब हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक प्रकार से एक्टिव नहीं रहता है, तो हमारे ब्रेन के जो एंजाइम्स हैं, बॉडी में एंजाइम्स जो सिक्रेट होते हैं, वो हमें नींद के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम सो जाओ, है ना। तो हम नहीं चाहते कि जब आप मॉर्निंग टाइम में ही स्टूडेंट आप मतलब एजुकेशन कर रहे हैं और शिक्षा ले रहे हैं, तो रात में आप 12 घंटे 8 घंटे की नींद लेकर आ रहे हैं और शुरुआत टाइम में ही आपको नींद आ रही है। मतलब या तो आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, या आप पूरी तरह से बोर हो रहे हैं। यदि बोर हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? या तो हम आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या पढ़ने के प्रति आप सजग नहीं हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो शुरुआत में ही यदि हमें सुस्त दिखता है, तो उस पर हमें बहुत गुस्सा आती है। क्योंकि आप पूरा समय एक प्रकार से अपने आप, जो सुबह का समय रहता है ताजगी भरा हुआ, ब्रेन पूरी तरह से फ्री रहता है, उस टाइम आपको सुस्ती आती है। तो सीधा सा कारण है, या तो आप एक्टिव नहीं हैं, या फिर आप सामने वाला आपको अच्छे से पढ़ा नहीं रहा। यदि पढ़ा नहीं रहा तो फिर आप पढ़ क्यों रहे हैं? तो फिर आप जाके घर बैठिए। यदि आप सामने वाला पढ़ा रहा तो फिर आप एक्टिव क्यों नहीं है? एक्टिव नहीं है मतलब आप अपने माँ बाप के लिए आप एक प्रकार से धोखा दे रहे हैं। माँ बाप का धोखा देना हमें बहुत एक प्रकार से एलर्जेटिक रखता है। हम नहीं चाहते कि जो कैरियर माँ बाप का बीता है उतना आपके लिए आज के समय, कुछ समय पहले जो युग था उसमें इतने संसाधन नहीं थे। आज के समय इतने संसाधन हैं, और इन संसाधनों के द्वारा आप उपयोग ना करके उसमें भी आप उनको नज़रअंदाज कर पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हम सीधा से सिद्धांत ये रहता है कि आप पढ़ने वाले हैं तो आप रेगुलर रहिए और इस चीज़ को अवॉइड करिए, और नहीं पढ़ने वाले हैं तो आप हमसे दूर ही रहिए। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य रहता है कि मॉर्निंग, यदि हाँ मानते हैं कि जैसे 5-6 घंटे की क्लास है, तो 5 घंटे की क्लास में हम मानते हैं कि एनर्जी का लगातार लॉस होता है बॉडी से। तो मानते हैं कि कभी कभी एक प्रकार से हम कहते हैं जमाई आ सकती है ना, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन शुरुआत टाइम में ही आप क्लास में आए और आपको लगे नींद आ रही है, तो लगता है कि आप सुस्त हैं, पढ़ने में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उस समय गुस्सा आती है। तो इस वजह से हम इससे एलर्जी रखते हैं। बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि एक प्रकार से लगता है कि हाँ, मतलब लगता है कि ये सुस्ती दिखा रहा, तो इसको हम समझते हैं कि सुस्ती किस रीजन से आती है। लेकिन रीजन होते हैं, थकने के रीजन होते हैं। 2-4-5 घंटे आप लगातार स्ट्रगल करें, शुरुआती टाइम में स्ट्रगल करें, तो वो आपका थकना नहीं है, वो आपकी या तो है इनएक्टिविटी, या फिर आप किसी प्रकार से पूरी तरह से क्लास को एक्टिव रूप से ले नहीं रहे। इस वजह से हम बच्चों पे फोर्स करते हो, क्लास को मिस कर देते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारा मन कहीं पर भी भटक रहा, तो जो सिंगिंग है ना, वो बेस्ट सॉल्यूशन होता है मन को कंसंट्रेट करने का। मैथ जैसे और कोई सब्जेक्ट है आपके जीएस के, आप उनमें 2-3-4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं दे पाते। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 6-8 घंटे दे सकते। लेकिन यदि हमारा कंसंट्रेशन पावर यदि कहीं पर भी डिस्टर्ब होता है, तो उसको एकाग्रचित करने के लिए हम सिंगिंग सॉन्ग पसंद करते हैं, ताकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो पूरी तरह से एक जगह कंसंट्रेट हो जाए। अंत में कोई संदेश जो विद्यार्थियों को आप देना चाहें? हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं सबकी लाइफ में, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें हमेशा सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से कभी नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि जीत और हार तय करने के लिए, जीत और हार तय करने के लिए जो पहले मुसाफिर का नाम ही कोशिश है। इसलिए हमें कोशिशों से कभी घबराना नहीं चाहिए। और यदि आप
किसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपका कोई एग्जाम हो या और कोई क्षेत्र हो आपका, यदि आप असफल होते हैं तो कभी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की एक कुंजी है। और असफलता की वजह से या आप असफल हुए तो कोई ना कोई रीजन रहा है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल जीत, जब तक ना हो सफल संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए आपको संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना। अब कमी क्या रह गई है, हमेशा उस कमी पर हमें ध्यान देना है। और सफलता आज नहीं, निश्चित रूप से मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसको एक सार्थक रूप में, एक सेल्फ मोटिवेशन के रूप में हमेशा उस पर आपको काम करना है। और बेहतर भविष्य के लिए आप अपना बेहतर विकल्प चुनें जो आपके दायरे में हो और उस पर आप काम करें। सफलता हमेशा मोहताज होती है उनकी जो मेहनत करते हैं, बातों से नहीं, है ना, मेहनत आपको करनी होगी। तो बस इतना ही कि आप लोग अपने बेहतर भविष्य में बहुत बेहतर कर पाएँ, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आज आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद। और अगेन JDI संस्थापक मिस्टर अचल सिंह यादव जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरी JDI फैमिली को, कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम जैसे व्यक्ति को आपने काबिल समझा इस मंच पर लाने के लिए। दो शब्द अपने भाई बहनों के लिए रूबरू होने का मौका मिला, इसके लिए कोटि कोटि नमन। और JDI फैमिली के लिए जितना सहयोग बन सकता है भविष्य में हमारा, आप सभी का किसी प्रकार से हम लोग करेंगे और आगे बढ़ें। JDI फैमिली भविष्य में एक ब्रांड बन के आए, क्योंकि एक सिर्फ गुणवत्ता पे काम करता है, दिखावा नहीं। सिर्फ JDI की एक ही पहचान है, क्वालिटी, और क्वालिटी आपको हमेशा मिलेगी और नया मिलेगा कुछ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।